हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक एक्सेप्टेंस। इससे पहले की वीडियोस में हमने ऑफर के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक एक्सेप्टेंस, जो कि हमें कहाँ गिवन है। हमें गिवन है सेक्शन 2B में। आज हम इसी एक्सेप्टेंस के कुछ लीगल रूल्स पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस के बारे में समझेंगे कि एक्सेप्टेंस होती क्या है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एक्सेप्टेंस। तो हमारा टॉपिक है आज का एक्सेप्टेंस। अब उससे पहले कि हम आगे को डिस्कस करें, पहले हम देखते हैं एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में भी बताया था कि इसका सेक्शन है 2B। एक्सेप्टेंस का सेक्शन है 2B। और एक्सेप्टेंस, जब एक बार कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। वो भी इसी डेफिनेशन में गिवन है। ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। अब इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड। अब यहाँ पर ये जो पर्सन टू होम है, ये जो पर्सन टू होम है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑफरी की, प्रपोजी की, या प्रॉमिसी की। क्योंकि एक ऑफर कौन देगा? ऑफरर देगा, प्रपोजर देगा या प्रॉमिसर देगा। और किसको देगा? ऑफरी को देगा, प्रपोजी को देगा या प्रॉमिसी को देगा। अब जब उस ऑफरी को, उस प्रपोजी को, उस प्रॉमिसी को एक ऑफर दिया गया तो उसने क्या किया? अपनी सहमति दी। सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। उस ऑफर के ऊपर ऑफरी ने अपनी सहमति प्रदान करी। सहमति दी। किसने दी? ऑफरी ने दी। ऑफरी ने सहमति दी। अब जब ऑफरी ने उस ऑफर के ऊपर अपनी सहमति दी, तब वो जो ऑफर है वो कहा जाएगा ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो वो ऑफर एक्सेप्टेड ऑफर कहा जाएगा। और जब एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो वो बन जाएगा प्रॉमिस। तो हम कह सकते हैं एक्सेप्टेड ऑफर इक्वल टू प्रॉमिस। और मैं आप सभी से एक सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि आपको बीच बीच में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ करना। लेकिन आज ये टॉपिक समझते, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आवाज़ को आप प्लीज़ भी इग्नोर करें। अब हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था लीगल रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस। अब जैसे कुछ रूल्स ऑफर के लिए थे तो वैसे ही कुछ रूल्स एक्सेप्टेंस के लिए भी होंगे। अब पहला रूल क्या कहता है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी। मस्ट का मतलब यहाँ पर कंपल्शन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस मस्ट बी। क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब है कि भैया जिस चीज़ के लिए ऑफर दिया गया है उसी चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर भाई साहब एक भाई साहब एक
बी, ए ने बी को ऑफर दिया गाड़ी बेचने के लिए 5 लाख में, और बी ने भी ऑफर एक्सेप्ट किया गाड़ी खरीदने के लिए 5 लाख में। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि जो गाड़ी बेचनी थी, क्या बेचनी थी? गाड़ी। क्या खरीदने के लिए एक्सेप्ट किया? गाड़ी को। कितने में? 5 लाख में बेचेगा। कितने में खरीदेगा? 5 लाख में। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट है हर चीज, मतलब इसकी गाड़ी बेचने की मंशा थी तो इसकी भी गाड़ी खरीदने की मंशा थी। इसकी गाड़ी 5 लाख में बेचने की मंशा थी तो इसकी भी गाड़ी 5 लाख में खरीदने की मंशा थी। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब ये तो बात हो गई एब्सोल्यूट की। अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं अनक्वालिफाइड की, ये तो बात हो गई आपकी एब्सोल्यूट की। अब हम एक बात करते हैं अनक्वालिफाइड की। भाई साहब है, हमारे भाई साहब भी। अब इसमें हुआ ये, इन्होंने गाड़ी बेचने का ऑफर दिया 5 लाख में, और बी ने ए को बोला कि मैं गाड़ी तो खरीदूंगा लेकिन खरीदूंगा 3 लाख में। ए ने बी को बोला कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा 5 लाख में, लेकिन बी ने ए को बोला कि मैं गाड़ी तो खरीदूंगा लेकिन खरीदूंगा कितने में? 3 लाख में। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब मैंने आपको ऑफर में बताया था कि जब ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। और अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस के केस में तो ये हो जाता है क्वालिफाइड ऑफर जिसमें मॉडिफिकेशन हुई है। और एक्सेप्टेंस का ये रूल है कि एक्सेप्टेंस में कोई किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये 5 लाख के बदले 5 लाख ही बोलता तो हम बोलते हैं इसको क्वालिफाइड, लेकिन यहाँ पे 5 लाख की उसने डिमांड की थी, किसने? ऑफरर ने। अब बी बोल रहा है कि मैं सिर्फ 3 लाख में खरीदूंगा, तो ये ऑफर होते हैं ये एक्सेप्टेंस होती है अनक्वालिफाइड। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब जिस आदमी को जिस ऑफरी को एक्सेप्टेंस जिस ऑफरी को प्रपोजल दिया गया है उसकी एक्सेप्टेंस उस ऑफरी को करनी पड़ेगी ऑफरर को, और वो होनी चाहिए। अब हमने जब एक केस पढ़ा था लालमन शुक्ला वाला, तो उसमें मालिक नौकर। अब यहाँ पर जो मालिक ने ऑफर दिया था, क्या वो नौकर को कम्युनिकेट हुआ था? नहीं हुआ था। नौकर ने ऑफर देने से पहले काम पूरा किया था। अगर ऑफर देने के बाद काम पूरा करता और ऑफर नौकर को कम्युनिकेट हो जाता तो हम उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बिना किसी कम्युनिकेशन के नौकर ने उस बच्चे को ढूंढ लिया और मालिक को दे दिया, तो यहाँ पर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑफर किसी ऑफरी को दिया गया है तो उसको वो कम्युनिकेट होना चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के, बिना उसके एक्सेप्टेंस के वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आती है, अगला हमारा पॉइंट, एक्सेप्टेंस टू हुम। किसको एक्सेप्टेंस? तो लिखा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। कम्युनिकेशन मस्ट बी एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेशन टू ऑफर। कैसे?
ए ने बी को ऑफर दिया गाड़ी बेचने के लिए 5 लाख में। अब इसकी एक्सेप्टेंस कैसे दी जाएगी? बी के द्वारा। अब अगर इसने लेटर भेजा था तो इसकी एक्सेप्टेंस भी बी लेटर से ही देगा। इसकी एक्सेप्टेंस भी बी लेटर से ही देगा। अब जब इसने बी ने ए को भेज दिया लेटर तो ये माना जाएगा कि इसका ऑफर एक्सेप्टेड है। अब जरूरी नहीं है कि वो लेटर से ही एक्सेप्ट करे, वो उसको कॉल भी कर सकता है, वो उसको मेल भी कर सकता है, वो उसको मिलकर भी बोल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए और उसके ऑफर में लिखा था, ए के ऑफर में लिखा हो कि आप अगर एक्सेप्ट करोगे तो आप मेरे को एक लेटर भेजोगे, तो उसने वो लेटर भेजा, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस टू होम में कि उसने जब ये लेटर भेजा तो एक प्रिस्क्राइब मैनर में भेजा, तो हम बोलेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गई है। आगे बढ़ते हैं। हम जो मैंने आपको पहले बात बताई थी किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, वो एग्जांपल दोबारा देखते हैं। ए भाई साहब, बी भाई साहब, ए को अपनी बाइक बेचनी थी 50,000 में। ए भाई साहब ने इनको लेटर भेजा और लेटर के थ्रू ऑफर भेजा। अब बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। कैसे किया? लेटर के थ्रू किया। अब इसमें एक चीज हमें समझनी है, जब ए ने बी को लेटर के थ्रू ऑफर भेजा, अगर उस लेटर में ये लिखा होता कि एक्सेप्टेंस बाय लेटर ओनली, कि अगर आपको ये सौदा मंजूर है तो आप लेटर देके अपनी एक्सेप्टेंस दें, तब तो सिर्फ लेटर से ही एक्सेप्टेंस होती, क्योंकि यहाँ पे प्रिस्क्राइब मोड क्या है? लेटर बाय एक्सेप्टेंस बाय लेटर, कि आप लेटर भेजोगे तभी एक्सेप्टेंस होगी। आप लेटर भेजोगे तभी एक्सेप्टेंस होगी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, तो इसकी एक्सेप्टेंस कैसे हो जाती? फेस टू फेस हो जाती, फोन पर हो जाती, या किसी भी रीजनेबल मैनर में हो जाती। अब ये सिचुएशन कब होती? जब उस ऑफर में कुछ ऐसा मेंशन नहीं होता, लेकिन जब मेंशन है कि आपको लेटर से ही करनी है, आपको टेलीफोन से ही करनी है, आपको मेल से ही करनी है, आपको फेस टू फेस ही करनी है, तब हम उसी मैनर में करेंगे जो मैनर उसमें मेंशन है। लेकिन जब कोई ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, तब जो रीजनेबल होगा, अब रीजनेबल उन दोनों पार्टियों की म्यूचुअल कंसेंट से तय किया जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आती है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस की, कि वो जो ऑफर है कितने समय के अंदर एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन जब कोई हमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तब हम एक रीजनेबल टाइम लेंगे। अब रीजनेबल टाइम का मतलब ये नहीं कि 3-3 साल तक पड़ा हुआ है। जो एक नॉर्मल एवरेज टाइम होता है, सपोज 30 दिन, 2 महीने, इतने टाइम तक का जो भी एक रीजनेबल टाइम होगा उस सिचुएशन के अंदर। एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक एग्जामिनेशन फॉर्म खुला, एग्जामिनेशन फॉर्म खुला, उसमें इनवाइट किया गया कि 10 मई 2021 से 2022 तक 10 मई 2021 से 2022 तक 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 2022 तक
30 मई 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म खुला, लिखा हुआ था ओपनिंग डेट 10 मई, क्लोजिंग डेट 30 मई। अब जो रीजनेबल टाइम है वो 10 मई से लेकर 30 मई तक का ही है। इस बीच में अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपने अपना काम कर दिया। मतलब इस बीच में आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप आगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे रीजनेबल टाइम क्या है? 10 मई से लेकर 30 मई तक। अब एक केस क्लॉज भी आता है इसके अंदर, उसको भी देखते हैं। पहले आप केस का नाम लिख लीजिए, राम्स गेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्ट फ्यूरे। अब इसमें एक पर्सन है, उसने एक XYZ कंपनी थी, उसके शेयर्स के लिए इसने एप्लीकेशन डाली। पी ने XYZ कंपनी थी, उसके शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली। अब लेकिन इस कंपनी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया 6 महीने तक। अब इस कंपनी को होश आया कि हमारे पास एप्लीकेशन आ रखी है तो हम अब रिस्पॉन्ड करना चालू कर दें, क्योंकि उस टाइम पर कंपनी को पैसे की जरूरत थी। अब कंपनी ने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रखा था। अब कंपनी ने 6 महीने बाद सपोज इसको अलॉटमेंट के पैसे के लिए कॉल किया, तो यहाँ पर जो ये इतना बड़ा गैप आया 6 महीने का, ये टाइम रीजनेबल नहीं था, ये अनरीजनेबल टाइम था। तो इसीलिए P इज नॉट बाउंड बाय XYZ कंपनी। हाँ, अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ तो फिर मैक्सिमम टाइम दिया जाता था 30 दिन का। अब इसके अंदर इन्होंने 30 दिन में तो पेमेंट करी। अब इन्होंने बुलाया 6 महीने बाद। अब 6 महीने बाद ये कोई रीजनेबल टाइम नहीं होता, अनरीजनेबल टाइम है, इसलिए P बाउंड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट बाय परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इंटेंडेड बाय द प्रपोजर। ए बस में चढ़ा, बस में था कंडक्टर, कंडक्टर को ए ने 5 रुपए दिए और उस 5 रुपए के बदले में कंडक्टर ने टिकट दे दी। क्या हुआ? ए ने जब 5 रुपए दिए, ऑफर किया, तो उसने टिकट दे दी। ए का कंडक्ट ऑफर का 5 रुपए देने का और सी का कंडक्ट टिकट देने का। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस बनी है वो बनी है बाय कंडक्ट। आगे बढ़ते हैं। ऑफर हु कैन एक्सेप्ट स्पेसिफिक ऑफर, हु कैन एक्सेप्ट। अब इसके अंदर क्या है? अ स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन whom it is made, जिस आदमी के लिए बनाया गया है वही। वही एक्सेप्ट
करेगा। अब अगर कोई ऑफर राम ने शाम के लिए बनाया है तो वो सिर्फ शाम ही एक्सेप्ट करेगा, उसके बिहाफ पे कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा या कोई तीसरा आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जनरल ऑफर, इसके अंदर मैंने आपको एक केस बताया था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। उसके अंदर के जो फैक्ट हैं आप मेरी पिछली वीडियोस के अंदर देख लेना, मैं आपको खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस केस के अंदर ये जो कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी थी, इसने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था कि जो कोई भी हमारी कंपनी की दवाई खाएगा और उस तरीके से खाएगा जो उसमें प्रिस्क्राइब्ड है, उसके इंस्ट्रक्शन में प्रिस्क्राइब्ड है, उस तरीके से खाएगा और उसको खाने के बाद अगर किसी आदमी को बुखार हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो वो उस केस में कंपनी उसको कंपनसेट करेगी। अब एक लेडी ने उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ करके और एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद उसने वो दवाई खरीदी किसी भी स्टोर से और उसी तरीके से उसको यूज़ किया जिस तरीके से उसमें इंस्ट्रक्टेड था, और उस लेडी को बुखार हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, और फिर लेडी उस कंपनी से कंपनसेशन मांगती है। कंपनी कहती है कि जी आपका हमारे से कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेडी गई कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने बोला कि अगर आपने ये एडवर्टाइजमेंट दिया है और उस कंडीशन को किसी भी आदमी ने पूरा किया है तो ये माना जाएगा कि ये ऑफर जनरल ऑफर है, और जिस भी आदमी ने इस कंडीशन को पूरी तरीके से फॉलो किया है, फुलफिल किया है, तो वो आपसे इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा और आपको उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट टॉपिक, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज व्हाट अ लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ये स्टेटमेंट आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्टेंस क्या है? एक जलती हुई माचिस की तीली है, किसके सामने? बारूद से भरी हुई ट्रेन के सामने। इसका मतलब क्या हो? अब ये पहली बात, ये स्टेटमेंट दी किसने है? स्टेटमेंट दी है सर विलियम एंसन ने। और ये नाम याद रखना और ये स्टेटमेंट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ऐसे कैसे पूछ लेगा आपसे। अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, एन एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज व्हाट अ लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। अब यहाँ पर ये जो ऑफर है, ऑफर को इन्होंने बोला है ट्रेन ऑफ गन पाउडर और एक्सेप्टेंस को बोला है इन्होंने लाइटेड मैच। मतलब ऑफर हो गया बारूद और एक्सेप्टेंस हो गई जलती हुई माचिस की तीली। और वो इन्होंने ये क्यों बोला, ये भी ध्यान देने वाली बात है। When a lighted match is applied to a train of gunpowder, an explosion take place। जब बारूद से भरी हुई ट्रेन के सामने हम माचिस रखेंगे जलती हुई तो धमाका होगा, विस्फोट होगा। और उसी तरीके से जब एक्सेप्टेंस दी जाती है किसी ऑफर में तो उससे क्या बनता है? उससे कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन होती है, और एक्सेप्टेंस देने के बाद हम कभी भी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते। अब ये रिवोकेशन और कम्युनिकेशन क्या होती है, ये हम अपनी अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। जब एक बार किसी जब एक बार किसी ऑफर के ऊपर कोई ऑफर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है तो हम उस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलने के बाद रिवोक नहीं कर सकते। इसका क्या पूरा प्रोसेस होता है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कोई भी ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद रिवोक नहीं हो सकता। और अ ट्रेन में बी रिमूव फ्रॉम बिफोर द मैच इज अप्लाइड अ गन पाउडर। माचिस की तीली लगने से पहले वो ट्रेन उस स्थान से हट सकती है। उसी प्रकार ऑफर में बी रिवोक बिफोर एक्सेप्टेंस बाय ऑफरिंग।
उसी प्रकार एक्सेप्टेंस से पहले वो ऑफर रिवोक किया जा सकता है। एग्जांपल समझते हैं। ए बी ऑफर गाड़ी बेचने का 5 लाख में। अब यहाँ पर ए ने बी को ऑफर दिया है। अब अभी तक बी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अब इस केस में ए चाहे तो इसको रिवोक कर सकता है, लेकिन जब बी इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो ए अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। मतलब ए अगर चाहेगा अपना ऑफर वापस लेने का तो वो इसकी एक्सेप्टेंस से पहले होना चाहिए। एक्सेप्टेंस किसकी? बी की एक्सेप्टेंस से पहले होना चाहिए। लेकिन अगर एक बार बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये रिवोक नहीं होगा। ये इस कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। पूरा कॉन्सेप्ट हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। और एक इसकी लीगल रूल और है जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया आपसे। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ। ए ने बी को ऑफर दिया अपना घर बेचने का 3 CR में थ्रू लेटर या थ्रू एग्रीमेंट। अब बी ने क्या किया? उसको ड्रॉर में डाल दिया। ए ने एक लेटर या एक एग्रीमेंट भेजा बी को भेजने, और उसमें क्या था? मकान बेच रहा था अपना 2 CR में। अब वो जो लेटर या जो एग्रीमेंट था वो बी ने क्या किया? वो अपनी किसी ड्रॉर में डाल दिया और ए को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करी। तो अब यहाँ पे क्या ये माना जाएगा कि ये जो ऑफर है एक्सेप्टेड है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुई है। यहाँ पे सिर्फ उसने अपना लेटर भेज दिया है या एग्रीमेंट भेज दिया है ए ने, लेकिन उसके जवाब में बी ने ए को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने उसका एग्रीमेंट ड्रॉर में डाल दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई एक्सेप्टेंस की प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। यहाँ तक कि आपको आज बात समझ में आती है। हमने आज डिस्कस किया है एक्सेप्टेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।